हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन स्वतंत्र नहीं हुआ। हाँ, आप ये पूछेंगे कि आज़ादी और स्वतंत्रता में क्या अंतर है। भारत को आज़ादी मिली अंग्रेजों की गुलामी से। अंग्रेजों की सरकार यहाँ से समाप्त हो गई और भारत में आज़ादी के बाद भारत की सरकार बन गई, लेकिन स्वतंत्रता नहीं आई इस देश में। स्वतंत्रता का अर्थ है अपना तंत्र हम नहीं बना पाए। हिंदी का शब्द है स्वतंत्र, वो मराठी में भी है, संस्कृत में भी है। स्व माने अपना, तंत्र माने व्यवस्था। हम अपनी व्यवस्था नहीं बना पाए आज़ादी के 62-63 साल के बाद भी। अपना तंत्र नहीं बना पाए, अपना सिस्टम नहीं बना पाए। तो आप बोलेंगे फिर क्या है? वास्तविकता यह है कि आज़ादी के 63 साल अभी हो रहे हैं, हमारा तंत्र वही चल रहा है जो अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों ने जिसको चलाया था। उसमें कहीं कोई बदल नहीं हुआ, कहीं कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए हम मानते हैं कि भारत आज़ाद तो हो गया, स्वतंत्र नहीं हुआ। जब हम अपना तंत्र बना लेंगे, अपनी व्यवस्थाएं बना लेंगे, तब ये देश स्वतंत्र होगा, ऐसा हमारा मानना है। और जब तक स्वतंत्रता नहीं होती, तब तक स्वराज्य की स्थापना नहीं होती। स्वराज्य की नींव स्वतंत्रता के आधार पर खड़ी होती है। तो भारत में स्वराज्य की स्थापना करनी है तो उसके पहले स्वतंत्रता आनी चाहिए, और स्वतंत्रता आने के लिए अपना तंत्र बनना चाहिए, अपनी व्यवस्था बननी चाहिए। इसके प्रयास के लिए यह भारत स्वाभिमान अभियान हमने शुरू किया। आप बोलेंगे ऐसी क्या तकलीफें हैं इस देश में जो हम अपना तंत्र नहीं बना पाए। मैं कुछ उदाहरण से मेरी बात शुरू करना चाहता हूँ। ये देश जो आज़ाद हुआ है, बहुत मुश्किल से आज़ाद हुआ है, बहुत कीमत चुकानी पड़ी है हमें। दुनिया में अलग अलग समय पर बहुत सारे देश गुलाम हुए। भारत है, भारत के बहुत सारे पड़ोसी देश हैं जो अलग अलग समय पर गुलाम हुए। यूरोप ने कई देशों को गुलाम बनाया, और इन देशों की आज़ादी की लड़ाई भी पिछले 500 वर्षों में अलग अलग जगह हुई। जैसे अफ्रीका गुलाम हुआ इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, और 450 साल तक गुलाम रहा। अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, जिम्बाब्वे है, वो गुलाम रहा यूरोप के देशों का। अल्जीरिया गुलाम हुआ फ्रांस का। तो अलग अलग समय पर बहुत सारे देश, 50 से ज़्यादा देश दुनिया में गुलाम हुए अलग अलग समय पर। हर देश में आज़ादी की लड़ाई हुई है। भारत में ही नहीं हुई है, अफ्रीका में भी आज़ादी की लड़ाई हुई है, अल्जीरिया में भी आज़ादी की लड़ाई हुई है, जिम्बाब्वे में भी आज़ादी की लड़ाई हुई है, रोडेशिया में आज़ादी की लड़ाई हुई है। दुनिया के 50 देशों में पिछले 500 साल आज़ादी की लड़ाइयाँ हुई हैं। लेकिन सभी देशों की आज़ादी की लड़ाई में इतना बलिदान लोगों को नहीं देना पड़ा जो भारत में हुआ है। इसलिए मैं मानता हूं कि भारत की आज़ादी बहुत कीमती है, क्योंकि इस देश की आज़ादी को लाने में बलिदान बहुत हुए। आप पूछेंगे कितने बलिदान हुए हैं? भारत की आज़ादी के पिछले करीब करीब 150 वर्ष के इतिहास को बहुत लंबे समय से मैं जान रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसके दस्तावेज इकट्ठे कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा हूँ। अभी तक जो जानकारी मिली है, मैं बात को जो गंभीरता से कहना चाहता हूँ वो ये कि अभी तक जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार इस देश की आज़ादी को लाने में 7,32,780 शहीदों की कुर्बानी हुई है, अभी तक मिली जानकारी के अनुसार। हो सकता है थोड़े दिन में कुछ और दस्तावेज मिल जाए तो पता चला और भी कई लोगों की शहादत हुई हो। हमें तो जो अभी तक जानकारी मिली है वो 7,32,780 शहीद कुर्बान हो गए इस देश की आज़ादी के लिए। उनमें से भगत सिंह एक हैं, ऊधम सिंह एक हैं, अशफाक उल्लाह एक हैं, अजीमुल्लाह एक हैं, नाना साहब पेशवा एक हैं, तात्या टोपे एक हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक हैं, नाना फडणवीस एक हैं, वासुदेव बलवंत फड़के एक हैं। अगर आप इन शहीदों के नामों की सूची बनाएंगे तो इन नामों में 7,32,780 नाम हैं। हमारा सबका ये दुर्भाग्य है कि आज़ादी के लिए शहीद होने वाले जो हमारे क्रांतिवीर हैं, उनके सबके नाम भी हमें नहीं मालूम, भारत सरकार को भी नहीं मालूम है। बहुत दिन मैं भारत सरकार के साथ इस विषय पे बात करता रहा कि हमें हमारे शहीदों की एक सूची बनानी चाहिए, कम से कम पूरे भारत के लोगों को ये जानकारी देने के लिए, माहिती देने के लिए कि आज़ादी में कितने लोग शहीद हुए हैं। तो सरकार कहती है वो सूची पूरी नहीं है, अधूरी है। और अधूरी क्यों है? क्योंकि जो जो लोगों ने शहादत दी है उनके दस्तावेज पूरे अभी एकत्रित ही नहीं हो पाए हैं।
अलग अलग समय पर अलग अलग दस्तावेज मिलते हैं, फिर जानकारी अलग अलग मिलती है, तो पता चलता है कि इतने शहीद अब तक हमारी जानकारी में हैं जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए, जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। हम भारत के बाहर के देशों की आज़ादी का इतिहास जब पढ़ते हैं, तो जैसे अफ्रीका की आज़ादी का इतिहास मैंने पढ़ा, तो पता चला कि कुछ हजार लोगों की कुर्बानी हुई और वो देश आज़ाद हो गया। जिम्बाब्वे का इतिहास पढ़ते हैं, रोडेशिया का इतिहास पढ़ते हैं, अल्जीरिया का इतिहास पढ़ते हैं, मिस्र का इतिहास पढ़ते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं। इन सभी देशों की आज़ादी की लड़ाई में कुछ हजार लोगों की कुर्बानियां हुई हैं, लेकिन भारत अकेला एक ऐसा देश है जहां की आज़ादी के लिए 7,32,780 लोगों की कुर्बानी हुई। और ये 7,32,780 वो शहीद हैं जिनको अंग्रेजों की सरकार ने फांसी के फंदे पे चढ़ाया या फांसी दे दी, जिनको सीधे जिनको फांसी दी गई। ये वो लोग हैं जिनको अंग्रेजों ने भारत की जेलों में फांसी दी और जिनको अंग्रेजों ने इंग्लैंड की जेल में फांसी दी। आप जानते हैं कुछ शहीदों को फांसी लंदन में हुई, इंग्लैंड में हुई, जैसे शहीद ऊधम सिंह, उनको लंदन में फांसी दी गई। मदन लाल धिंगरा, उनको लंदन में फांसी हुई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर में फांसी हुई, जो भारत का अंग था। तो कई शहीद ऐसे थे जिनको विदेशों में फांसी हुई, इंग्लैंड की जेलों में फांसी हुई, और कुछ शहीद ऐसे जिनको भारत की जेलों में फांसी हुई। दोनों मिलाकर 7,32,780 हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अंग्रेजों की पुलिस ने गोलियां चलाकर मार दिया। अंग्रेजों की पुलिस के आमने सामने में शहीदों की कुर्बानी हुई। हम तो उनको भी शहीद मानते हैं, क्योंकि वो किसी शहीद से कम नहीं। अंग्रेजों की सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए, अंग्रेजों की सरकार का कानून विरोध करते हुए जिन भारतवासियों पर गोलियां चलाई गई और उसमें उनकी मृत्यु हुई, वो भी शहीद हैं इस देश में। वो कोई साधारण नागरिक नहीं है। और इसके अलावा अंग्रेजों की पुलिस का अत्याचार सहन करते हुए जो भारतवासियों की शहादत हुई, जैसे हमारे देश में कई शहीद ऐसे हैं जिनको अंग्रेजों की पुलिस ने लाठियों से पीट पीट कर मार दिया। उनमें से एक का नाम तो आप सभी जानते हैं, लाला लाजपत राय। उनको तो सिर में इतनी लाठियां मारी गई थी कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था और उसमें उनकी मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय को अंग्रेज सरकार भारत का शहीद नहीं मानती। वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए, ऐसा अंग्रेज सरकार कहती है। लेकिन हम तो ये बात नहीं कह सकते लाला लाजपत राय के बारे में। हमारे लिए तो लाला जी भी वैसे ही शहीद हैं जैसे शहीद आजम भगत सिंह है। तो अंग्रेजों की पुलिस की लाठियां खाकर, अंग्रेजों की पुलिस की गोलियां खाकर जो भारत के क्रांतिवीर शहीद हुए हैं, और अंग्रेजों की सरकार ने जानबूझकर जिन भारतवासियों को मरने के लिए मजबूर कर दिया है, उनकी संख्या जब जोड़ने की कोशिश हमने की तो वो करोड़ों में है। मैं एक उदाहरण से मेरी बात समझाता हूं। भारत में जो क्रांतिवीर ने सबसे पहले अंग्रेजों की सरकार को हटाने की और अंग्रेजी शासन व्यवस्था को खत्म करने की कसम खाई थी, वो नाना साहब पेशवा थे। आप जानते हैं कि मूलतः पुणे के रहने वाले थे, लेकिन यहाँ से उनको हटा दिया गया। उनकी पूरी रियासत, उनका पूरा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया। बाजीराव पेशवा का सारा रियासत, पूरा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया। उनको यहाँ से उत्तर भारत में चले जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। उत्तर भारत में कानपुर के पास एक छोटा सा नगर है बिठूर, वहां पर उन्होंने रहना शुरू किया और बिठूर में बैठकर क्रांति की पूरी योजना बनाई नाना साहब पेशवा ने। तो उनके सहयोगी थे तात्या टोपे, उनकी सहयोगी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी सहयोगी थी रानी झलकारी बाई। ये सब ने मिलकर आज़ादी का पहला स्वप्न देखा और इस देश का पहला स्वाधीनता संग्राम लड़ा। इस स्वाधीनता संग्राम में लड़ने के बाद अंग्रेजों ने जो उनसे बदला लिया, उस बदले में उन्होंने क्या किया कि जो क्रांतिकारियों के शहर हुआ करते थे, जैसे नाना साहब पेशवा का शहर था बिठूर, ऐसे ही लखनऊ था दूसरे क्रांतिकारियों का शहर, बेगम हजरत महल और उनके सहयोगियों का। तो अंग्रेज सरकार क्या करती थी कि इन शहरों को चारों तरफ से बंद कर देती थी। अंग्रेजी में एक शब्द होता है कॉर्डन ऑफ, माने सब तरफ से बंद कर दिया पूरा शहर। अब ना खाने की सामग्री उस शहर में जाएगी, ना शहर का कोई नागरिक वहां से बाहर आएगा। अभी जो कर्फ्यू जैसी स्थिति होती है, वैसी अंग्रेजों के जमाने में बहुत शहरों में हो जाया करती थी। चारों तरफ से शहर को सील कर दिया, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। उस शहर में ना दूध जा सकता है, ना सब्जियां जा सकती है, ना भाजी जा सकता है, ना खाने पीने का सामान जा सकता है। और वो स्थिति में लोग भूख से मर जाते थे। उनकी अगर संख्या हम जोड़ना शुरू करें तो ये संख्या 4.5 करोड़ है। अंग्रेजों की सरकार की कठोर नीतियों के चलते, दुर्नीतियों के चलते जो लोग भूख से मरे,
अंग्रेजों की सरकार ने तोप के मुंह से जिनका शरीर बांधकर गोले से उड़ा दिया। आपको मालूम है बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे क्रांतिकारियों का शरीर तोप के मुंह से बांध दिया जाता था रस्सी से, और उसमें गोला दागकर उड़ा दिया जाता था वो पूरे शरीर को, तो परखच्चे उड़ जाते थे, चिथड़े हो जाते थे शरीर के। तो जिन भारत के क्रांतिवीरों को, शहीदों को अंग्रेजों ने तोप के मुंह से गोला बांधकर उड़ाया, जिनको भूखे मरने के लिए मजबूर कर दिया, जिनको गोलियों से मारा, जिनको लाठियों से मारा, जिनको तड़पा तड़पा कर अंग्रेजों ने मारा, नाखून खींच दिए, सब खाल उतार लिया, ऐसे लोगों की संख्या जब हम जोड़ते हैं तो वो 4,50,00,000 है। मानिए 4.5 करोड़ लोग इस देश की आजादी के लिए परोक्ष रूप में शहीद हुए हैं और 7,32,780 शहीद प्रत्यक्ष रूप से शहीद हुए हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो ये बहुत बड़ी संख्या बनती है। दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा आजादी का संग्राम नहीं हुआ है जो भारत में हुआ है। इसलिए मैंने आपको कहा आजादी बहुत कीमती है, जो भी मिली है हमें बहुत कीमत हमें पानी पड़ी है उसकी। आसानी से अंग्रेज इस देश को छोड़कर नहीं गए हैं, बहुत मुश्किल से हमने अपने देश को उनसे छुड़ाया। तो 4,50,00,000 तो परोक्ष शहीद है, 7,32,780 प्रत्यक्ष शहीद हैं। दोनों मिलाकर इतनी बड़ी संख्या दुनिया के किसी देश में नहीं है जो आज़ादी के लिए शहीद होने वाले लोगों की हो। अपना देश बहुत मुश्किल से आज़ाद हुआ है, बहुत जानें हमने गंवाई हैं, बहुत कीमत हमने चुकाई है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये भारत का वो इतिहास है जो हर व्यक्ति को याद होना चाहिए, हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, हर देश के नागरिक को पता होना चाहिए कि कितनी कीमती है ये आज़ादी। अब इससे भी बड़े महत्व की बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन शहीदों ने ये आज़ादी लाई हमारे लिए, हमने तो कोई कुर्बानी नहीं दी है। कम से कम मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मेरी उम्र के बहुत सारे युवाओं की बात कर सकता हूँ, हमने तो इस आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सा लिया नहीं है। लेकिन हमारे से पूर्व की जो पीढ़ी है जिसने बहुत सारी तकलीफें सहन करके ये आज़ादी लाई है, उन शहीदों के, उन क्रांतिकारियों के कुछ सपने रहे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान किया है। सारे के सारे क्रांतिकारी जो इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए, वो प्रत्यक्ष हुए या परोक्ष रूप से हुए, उन सबके सपने कुछ ना कुछ रहे हैं। ऐसे ही किसी ने अपनी जान नहीं दी है। पिछले कुछ वर्षों से मैं क्रांतिवीरों के जो सपने रहे आज़ादी के लिए उनको इकट्ठा कर रहा हूँ, दस्तावेज मिल रहे हैं। भारत में बहुत सारे अभिलेखागार हैं जिनको हम सब आर्काइव्स कहते हैं, नेशनल आर्काइव्स, वहाँ पर दस्तावेज रखे हुए हैं जो शहीदों के बारे में। उनमें से पता चल रहा है कि किस शहीद ने किस सपने के लिए अपने को कुर्बान किया। शहीद आजम भगत सिंह का कोई सपना था, चंद्रशेखर आज़ाद का कोई सपना था, अशफाक उल्लाह का कोई सपना था, ठाकुर रोशन सिंह का कोई सपना था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का कोई सपना था, अजीमुल्लाह का कोई सपना था, बेगम हजरत महल का कोई सपना था, बहादुर शाह जफर का कोई सपना था। ये सारे क्रांतिवीर जो लड़े देश की आज़ादी के लिए, इनके कुछ न कुछ सपने रहे हैं। और उन सपनों को जब हम जानने की, समझने की कोशिश करते हैं तो अफसोस होता है बहुत ज़्यादा कि किसी भी शहीद का, किसी भी क्रांतिवीर का एक भी सपना आज़ादी के बाद पूरा नहीं हुआ। हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त 47 को, तो सबसे पहला काम जो था इस देश की सरकार के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए, वो ये था कि हमारे शहीदों के सपनों को हम पूरा करें। जिन्होंने आज़ादी ला के हमको दी है, उनका बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है। हम हमारे शहीदों के जन्मदिन मनाते हैं, मृत्यु दिवस मनाते हैं। मृत्यु दिवस मनाते हैं तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं तो खुशी अर्पित करते हैं। तो जिन शहीदों का जन्मदिन हम मनाते हैं, जिन शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनका अगर एक भी सपना पूरा नहीं होता आज़ादी के बाद, तो उनको श्रद्धांजलि देना एक पाखंड से बड़ा कुछ नहीं। उनका जन्मदिन मनाना एक तरह का अट्टहास करने जैसा है, हंसी उड़ाने जैसा है। क्योंकि जिस आदर्श के लिए, जिस परिस्थिति को बनाने के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अगर वो आदर्श स्थापित नहीं होता, वो परिस्थिति नहीं बनती, तो उनका तो सारा बलिदान व्यर्थ है। मैं एक दो नाम लेके बताता हूँ। शहीद आजम भगत सिंह को जब लाहौर जेल में फांसी हुई, उसके थोड़े दिन पहले उन्होंने एक पत्र लिखा जिसको उन्होंने कहा कि ये मेरा घोषणा पत्र है और ये पूरे देश के लोगों को पता होना चाहिए। बात क्या थी? जब भगत सिंह को फांसी होने की घोषणा हो गई तो देश के अखबारों में एक चर्चा चल पड़ी। अंग्रेजी सरकार उस चर्चा में हिस्सेदार हो गई। अंग्रेजी सरकार कहती थी कि भगत सिंह आतंकवादी है, भारत के लोग कहते थे कि भगत सिंह क्रांतिकारी है। अब क्रांतिकारी और आतंकवादी की बहस शुरू हुई।
तो अंग्रेजी अखबार जो उस समय छपा करते थे, आज भी उनमें से एक दो अखबार इस देश में चलते हैं, तो उन अंग्रेजी अखबारों में अंग्रेज सरकार के समर्थन में लिखा जाता था कि भगत सिंह और उनके जो सहयोगी हैं चंद्रशेखर, उनके जो सहयोगी रोशन सिंह, मनमथ नाथ गुप्त, ये सब आतंकवादी हैं। तो भगत सिंह को एक घोषणा पत्र जारी करना पड़ा और उनको ये बताना पड़ा कि हम आतंकवादी नहीं हैं, हमने बहुत सोच समझकर, जानबूझकर ये क्रांतिकारी कदम उठाया है और हमारे कोई सपने हैं जिनके लिए हम अपने को बलिदान कर रहे हैं, हम ऐसे ही साधारण लोग नहीं है, आतंकवादी नहीं। उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा कि हम क्या चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि हम चाहते हैं कि भारत से अंग्रेजों की सरकार चली जाए, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था समाप्त हो जाए और उसके बाद भारत में जो व्यवस्था बने वो स्वदेशी व्यवस्था हो, पूर्ण रूप से स्वराज्य वाली व्यवस्था हो। तो उन्होंने जब घोषणा पत्र लिखा तो बहुत स्पष्ट कहा उन्होंने कि अंग्रेजों के जाने के तत्काल बाद इस देश में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था चली जानी चाहिए। अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजों के बनाए हुए कानून समाप्त हो जाने चाहिए। अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजों के बनाए गए सब नियम बदल जाने चाहिए। अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजी चली जानी चाहिए। अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए। एक लंबा घोषणा पत्र है जिसमें 29 बातें उन्होंने लिखी और उस घोषणा पत्र पर शहीद आजम भगत सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किया। बाद में जब घोषणा पत्र जेल के बाहर आया तो उनके दूसरे सहयोगियों के हस्ताक्षर उस पर हुए। उस पर चंद्रशेखर आजाद के हस्ताक्षर हैं, उस पर ठाकुर रोशन सिंह के हस्ताक्षर हैं, उस पर रामप्रसाद बिस्मिल के हस्ताक्षर हैं। ऐसे उस जमाने के 7 बड़े क्रांतिकारियों के हस्ताक्षर से वो घोषणा पत्र जारी हुआ। सारे देश के अखबारों में वो छपा। तब भारत के लोगों को ये पता चला कि ये सारे क्रांतिकारी किसी सपने के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, शहादत को अपने ऊपर ओढ़ रहे हैं। और वो सपना क्या है? अंग्रेज चले जाएं। ये बड़ी बात नहीं है। भगत सिंह ने तो 1928 में ये बात कही थी, आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर। सन 1928 में एक अखबार का संपादक भगत सिंह जी को मिलने गया लाहौर के सेंट्रल जेल में, तो उन्होंने कहा कि आज़ादी तो आने ही वाली है। वो संपादक हैरान हो गया, आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा मुझे मालूम है आज़ादी आने वाली है। तो संपादक ने पूछ लिया कितने दिन में? तो उन्होंने कहा 15-16 साल में आज़ादी तो आ ही जाएगी, अंग्रेजों को तो जाना ही पड़ेगा, वो तो यहाँ नहीं रह पाएंगे और हम तो उनसे किसी भी तरह से आज़ादी ले लेंगे, लड़कर ले लेंगे, भिड़कर ले लेंगे, जैसे भी चाहे हम तो आज़ादी ले ही लेंगे। वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आज़ादी आने के बाद अंग्रेज तो चले जाएंगे, अंग्रेजियत जाएगी क्या? ये सवाल उन्होंने किया। तो संपादक को समझ में नहीं आया अंग्रेजियत का माने क्या। तो भगत सिंह ने कहा कि अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों की प्रशासन व्यवस्था, ये सब मिलाकर अंग्रेजियत, ये चली जाए इस देश में से, तब हमारा स्वप्न पूरा होगा। और इस बात को कहने वाले उस जमाने के 7 बड़े क्रांतिकारी थे जिनके हस्ताक्षर से ये जारी हो। ये सारे क्रांतिकारी थे जो हिंसा को अपनी आजादी का रास्ता मानते थे और वो बोलते थे कि अंग्रेजों से हिंसा करके ही हम आजादी ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी इस देश में हुए जो अहिंसा को आजादी का रास्ता मान के काम करते थे। उनमें महात्मा गांधी एक थे, फिरोज शाह मेहता एक थे, गोपाल कृष्ण गोखले एक थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक थे। ऐसे क्रांतिकारी जो अहिंसा को रास्ता मान के चलते थे, ऐसे क्रांतिकारी जो हिंसा को रास्ता मानकर चलते थे। दोनों के समय के अलग अलग समय के घोषणा पत्रों को मैंने पढ़ा है, वो एक ही हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग। महात्मा गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया संपूर्ण स्वराज्य के लिए और महात्मा गांधी के सहयोगियों ने उस पर हस्ताक्षर किए। लाहौर में वो जारी हुआ 1930 में। तो उस घोषणा पत्र में भी यही लिखा हुआ है कि हमको संपूर्ण आजादी चाहिए, संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। और उसको स्पष्ट किया गया है वो ये कि